भी आ रहा है, जो मन में आ रहा है वही अपना नारे लगा रहा है। ये आगे के फ्यूचर में आप देखा जाए, उस दृष्टि से देखा जाए तो ये राजनीति किस ओर जा रही है? मैं आपको बताऊं, ये राजनीति आप देख रहे होंगे, ये झूठ की राजनीति, ढोंग की राजनीति, पाखंड की राजनीति जब से ये बीजेपी आई। चैनलों ने अमित शाह जी से पूछा कि 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे, तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा कि ये तो झूठ था, ये तो जुमला था। तो झूठ की राजनीति तो बीजेपी ने स्टार्ट की। रिटर्न में गारंटी देने का काम किया। ये बीजेपी इस देश को गुमराह करने का काम करती है, नौजवानों को गुमराह करने का काम करती है, किसानों को धोखा देने का काम करती है। इस देश में अगर झूठ की राजनीति किसी ने की है तो इस बीजेपी ने। देश में केवल डालो वोट कर लो लूट, इनका एक ही मंत्र है। हिंदू मुस्लिम करना, कब्रिस्तान पाकिस्तान करना, शमशान करना, अली वली की बातें करना, ये हमेशा मूलभूत जो सुविधाएं, मूलभूत जो मुद्दे हैं देश के, उनसे भटकाने का काम। बेटियों के साथ कितना अत्याचार हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, पिंकी लोधी के साथ क्या हुआ, यहाँ तक कि गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं के साथ क्या हुआ। मणिपुर में देख रहे हो आप, जवान की बेटी को या बहू को निवस्त्र करके नंगा दौड़ाया गया और न जाने कितना उत्पीड़न किया गया। आज तक प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करने जाते हैं, लेकिन मणिपुर का दौरा करने नहीं जाते। जो अंग्रेजों का डीएनए था वही बीजेपी वालों का डीएनए है। डालते हैं फूट और करते हैं हम ऐसे नेता जो शूद्र समाज से आते हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं और जो बहुजन समाज से आते हैं, उन सब का अपमान करने का काम किया। सीएम हाउस को गंगा जल से धुलाने का क्या मतलब है? इनकी मानसिकता। आपने देखा आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर में गए, चुनाव के दौरान ही उसे गंगा जल से धुलवाया गया। कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, अब वो पीडीए पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में वो काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और जानी मानी हस्ती, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर हैं और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय सचिव भी हैं। संसद में नए नए सांसद लगातार अभी शपथ ग्रहण हो रहा है। शपथ ग्रहण अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, कुछ सांसद रह भी गए हैं, कुछ उन्होंने शपथ ली है। और जिन्होंने शपथ ली है उसमें से कुछ सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी से हैं और वो लोग कहते हैं संविधान के हाथ रख करके, और उसके बाद में वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, जो कि संविधान में ये वर्ड है नहीं, जय हिंदू राष्ट्र। तो क्या जय हिंदू राष्ट्र और सबसे बड़ी संसद के बीच में ये कहना कितना सही है, कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये हम राकेश राजपूत से ही जानना चाहेंगे। देखिए, देखते हैं सर। बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका कोई समर्थन नहीं करेगा ना लोकसभा में जितने भी सांसद आए हैं जीत के। मुझे नहीं लगता कि इन बातों का जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुँचे। आप जानते हैं कि जो इन्होंने ये बात कही कि हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। पहली बात तो हिंदू शब्द ही नहीं है। दूसरी बात, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें इनके वक्तव्य पर इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और नहीं तो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। इस पर जो है विपक्ष वाले क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं उठाई, विपक्ष वालों ने आवाज़ उठाई हो। आप देखिए सदन में हल्ला मचा कि ये गलत इन्होंने वक्तव्य दिया और हिंदू राष्ट्र की बात तो कहना एक देशद्रोही का इनके ऊपर मुकदमा चल सकता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयुक्त को भी कार्रवाई करनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये नेक्स्ट टाइम फिर गलती करेंगे। वहीं आपने देखा होगा कि ओवैसी ने भी एक बयान दिया है अपने भाषण के दौरान, लास्ट में उन्होंने जय फिलिस्तीन बोल दिया, उस पर भी विवाद चल रहा है। नहीं, किसी को भी मैं ये कहता हूँ देश के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कोई मुद्दा बने, जिसमें भाईचारे को कहीं ठेस पहुंचे या देश के प्रति किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उनको भी मैं ये कहता हूं कि उन्हें भी सोच समझ के वक्तव्य देना चाहिए। और ख़ासकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर जो तमाम लोग चुन के इन्हें भेजते हैं, इनको ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जिससे देश में कोई ऐसी बात ना उठे, जिससे देश में भाईचारे को कोई उंगली उठाए या इनके वक्तव्य पे बात करे। ना जाने क्यों इस टाइप की बातें करते हैं। इन्हें हम चुन के भेजते हैं इसलिए कि वो हमारे देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात करें। ये सदन में ऐसी बातें करें जिससे हमारे देश का विकास हो, नौजवान का विकास हो, किसान का विकास हो। उन मुद्दों पर चर्चा करें, उन पर बात करें। तो ये राजनीति किस ओर जा रही है? ये जो भी आ रहा है, जो मन में आ रहा है वही अपना नारे लगा रहा है। ये आगे के फ्यूचर में आप देखा जाए, उस दृष्टि से देखा जाए तो ये राजनीति किस ओर जा रही है? मैं आपको बताऊं, ये राजनीति आप देख रहे होंगे, ये झूठ की राजनीति, ढोंग की राजनीति, पाखंड की राजनीति जब से ये बीजेपी आई है। 2014 की बात मैं आपसे कर लेता हूं। 2014 में
जब बीजेपी को महिलाओं ने समर्थन दिया, किसानों ने समर्थन दिया, नौजवानों ने समर्थन दिया, किस बात पे समर्थन दिया? उन्होंने कहा कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख हर आदमी के अकाउंट में जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसान की डबल आय करेंगे। ये झूठे वादे करके देश को गुमराह करने का काम किया बीजेपी ने। और जब देश की भोली भाली जनता ने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया और उसके बाद जब इन्होंने इनके मत ले लिया और इन्होंने सरकार बना ली, और जब आप जैसे चैनलों ने अमित शाह जी से पूछा कि 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे, तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा कि ये तो झूठ था, ये तो जुमला था। तो झूठ की राजनीति तो बीजेपी ने स्टार्ट की। और आपको अच्छे से मालूम होगा कि इस देश में पहले माइक से इक्के दुक्के लोग झूठ बोल जाते थे, लेकिन जब से बीजेपी आई है इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादे किए कि हम डबल आय करेंगे, किसानों की 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में देंगे। ये जो झूठ की रिटर्न में गारंटी देने का काम किया, ये बीजेपी इस देश को गुमराह करने का काम करती है, नौजवानों को गुमराह करने का काम करती है, किसानों को धोखा देने का काम करती है। इस देश में अगर झूठ की राजनीति किसी ने की है तो इस बीजेपी ने करी है। आप जो दूसरा सवाल आप जो कर रहे थे, ये देश में केवल डालो फूट कर लो लूट, इनका एक ही मंत्र है, हिंदू मुस्लिम करना, कब्रिस्तान पाकिस्तान करना, शमशान करना, अली वली की बातें करना। ये हमेशा मूलभूत जो सुविधाएं, मूलभूत जो मुद्दे हैं देश के, उनसे भटकाने का काम करती है। आज तक आप देखो मणिपुर जल रहा था, बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, पिंकी लोधी के साथ क्या हुआ, यहाँ तक कि गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं के साथ क्या हुआ। मणिपुर में देख रहे हो आप, जवान की बेटी को या बहू को निवस्त्र करके नंगा दौड़ाया गया और न जाने कितना उत्पीड़न किया गया। आज तक प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करने जाते हैं, लेकिन मणिपुर का दौरा करने नहीं जाते हैं। क्या वो देश का एक महत्वपूर्ण राज्य नहीं है? इसलिए हमें आपको इस पर विचार करना चाहिए कि इन ढोंगी पाखंडी सरकार जो आ गई है गलती से, खैर ईश्वर ने और हमारे देशवासियों ने इन्हें बैसाखी पे तो ला दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इन्होंने केवल आप देखोगे फूट डालने का काम किया। महाराष्ट्र की राजनीति आप देखो, चाचा भतीजे में लड़वा दिया। अभी आप देखोगे कि पंजाब में जो अकाली दल है उसमें फूट डालने का काम किया। ये केवल इनका डीएनए, जो अंग्रेजों का डीएनए था, वही बीजेपी वालों का डीएनए है। डालते हैं फूट और करते हैं लूट। नहीं, आप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से आते हो और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत हासिल की। वहीं पर कुछ लोगों ने अयोध्या वासियों को भला बुरा कहा कि गद्दारों ने मतलब धोखा दे दिया, धोखेबाज है, गद्दार है, मतलब काफ़ी टिप्पणियाँ की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उस पर आप क्या करना चाहोगे? ये तो बात वो हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गद्दार खुद, गद्दार कैसे कह रहा हूँ मैं, आरएसएस ने आज़ादी से पहले आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों की गुलामी करी, अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे ये लोग। देश के गद्दार तो ये लोग थे, इतिहास गवाह इस बात का। और जो अयोध्या वासियों ने इनके गाल पे जोरदार चांटा दिया है ना, हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट जीत के आए हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने ये दिखा दिया कि अब ढोंग पाखंड की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, आपको हम बता दें कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने सीएम हाउस को आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का, आदरणीय मायावती जी का, आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का, तमाम ऐसे नेता जो शूद्र समाज से आते हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं और जो बहुजन समाज से आते हैं, उन सब का अपमान करने का काम किया। सीएम हाउस को गंगा जल से धुलाने का क्या मतलब है? इनकी मानसिकता दर्शाता है। आपने देखा आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर में गए, चुनाव के दौरान ही उसे गंगा जल से धुलवाया गया। तो आप समझ सकते हो कि इनकी मानसिकता कैसी है। इनकी मानसिकता केवल शोषणकारी मानसिकता है। देशवासी इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए देशवासियों ने इनको आईना दिखाया है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति के लोग जी, और फिर भी इनको सपोर्ट करते हैं, जानते हुए भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्या है राज? देखिए, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो सीधे साधे भोले भाले किसान लोग हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति से देखोगे तो किसान लोग आते हैं। और अब केवल वो मुखौटा लगाते हैं पिछड़ी जाति का, लेकिन पिछड़ी जाति की जनसंख्या जो है वो समझ चुकी है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है गुलामी, धोखा। इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए तैयार हो आप? जी, 29 की तैयारी चल रही है, 27 की, 27 की सॉरी जी 27 की तैयारी चल रही है। और प्रदेशों में भी आप देखोगे अभी इस समय बीजेपी बौखलाई हुई है पूरी तरह से। महाराष्ट्र में आप देखेंगे, दिल्ली में आप देखेंगे, हरियाणा में आप देखेंगे, यहाँ तक कि इन्होंने जो ये बार बार लोकसभा में बार बार कहते हैं ना कि 75 में और 70 में आपातकालीन लगा दिया गया था, इनका घोषित
ये वो घोषित आपातकालीन था, लेकिन इन्होंने तो अघोषित आपातकालीन लगा रखा है। वो कैसे, आप देख रहे हो, दो स्टेट के मुख्यमंत्री इन्होंने जेल में डाल रखे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हों, झारखंड के हेमंत सोरेन जी हों, तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता ने चुन के भेजे, इनकी तानाशाह की वजह से वो आज जेल में हैं। आपको क्या लगता है ये जो परिणाम आए हैं अभी कुछ महीने बाद कुछ राज्यों में चुनाव है अभी जी, तो क्या है इसका कोई फर्क पड़ेगा वहाँ पे? 100%। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आज जनता जागरूक हो रही है, और जो देश में आप देखोगे इतने सारे सांसद जीत के आ रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, अब वो पीडीए पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में वो काम करेगा। हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है, क्या लग रहा है बदलाव होगा? 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। हरियाणा में भी बदलाव होगा, दिल्ली में भी बदलाव होगा, महाराष्ट्र में भी बदलाव होगा। अब जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली में तो बीजेपी है ही नहीं, फिर क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बीजेपी दिल्ली में नहीं है, लेकिन बार बार वो प्रयास करती है आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ना। उनके सीएम को जेल में डाल रखा है, डिप्टी सीएम को जेल में डाल रखा है, उनके मंत्रियों को जेल में डाल रखा है। तो जनता ये देख रही है कि जो ये सरकार है आम आदमी पार्टी की, आप देखोगे कि वहाँ पे आतिशी जी जो जल को लेके धरना प्रदर्शन कर रही है, उनकी जल पे राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता और दिल्ली की जनता प्यास के मारे परेशान है, लेकिन ये राजनीति से बाज नहीं आ रहे बीजेपी वाले। हर स्टेट में कुछ न कुछ फर्क पड़ा है जी, इस परिवर्तन के दौर में। ये चुनाव था जनता बनाम सरकार का, ये सभी विपक्ष के नेता कहते हैं जी, लेकिन दिल्ली पर इसका असर क्यों नहीं पड़ा? बराबर 3 बार से 7 सांसद बीजेपी जीत रही है, यहाँ कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, कहीं कहीं ऐसा है कि आप विधानसभा के चुनाव देखिए, जैसे दिल्ली में कितने साल से जो खुराना जी होते थे मुख्यमंत्री, उसके बाद से यहाँ पे शीला जी मुख्यमंत्री रहीं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी का यहाँ विधानसभा क्यों नहीं आ रही? वो तो 25 साल पुराना इतिहास हो गया, उससे तो पहले कभी क्यों हुआ करती थी जी, लेकिन अब तब से विधानसभा तो खैर इनके पास नहीं मिली। लेकिन मैं लोकसभा में सांसदों की बात कर रहा हूँ कि पूरे, देखिए राजस्थान में उनकी सरकार अभी हाल फिलहाल में बनी थी, वहाँ भी वो 50-50 हो गए, लॉस हो गए। हरियाणा में लॉस हुआ, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा लॉस हुआ उनको, और भी कई राज्य हैं जहाँ उनको लॉस हुआ। लेकिन दिल्ली में मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली में 2014 से लेकर अब तक वो रिपीट करते चले आ रहे हैं। अब आने वाले क्या विपक्ष जो है दिल्ली की जनता को समझा नहीं पाया या दिल्ली की जनता समझ नहीं पाई? ये कह सकते हैं आप, कुछ ना कुछ समझाने में कमी रह गई होगी, लेकिन आने वाले टाइम में जनता समझ रही है धीरे धीरे, और इन्हें लोकसभा में भी हराएगी और विधानसभा में तो पिछले 25 साल से, जैसे आप ही कह रहे हैं, हराती आ रही है। अभी जो पेपर लीक का मामला चल रहा है जी, हुआ उसके भी विवाद चल रहा है, इसे आप कैसे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है ये। आप अगर इसको बहुत गहराई से सोचेंगे तो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 10 परीक्षाएं लीक हुई, और उसके बाद अब ये नीट परीक्षा, आप देखोगे कि इसके तार कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े मिलेंगे। और अगर ये सरकार, गठबंधन की सरकार अगर बीच में गिर जाती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो आप ये देखोगे कि इसके कहीं ना कहीं तार जो हैं वो व्यापम घोटाले के हों, चाहे नीट परीक्षा के हों, चाहे यूपी में जो परीक्षाएं हुई 1 से लेकर 10 तक जितनी भी लीक हुई, उन सब के तार बीजेपी से जुड़े हुए मिलेंगे। आप देख रहे हो, जांच होने दो, अभी भी सीबीआई की जांच। विधायक का नाम आ रहा है, बीजेपी का कोई विधायक है जो पेपर लीक करा रहा है, उनकी योगी जी के साथ भी फोटो वायरल हो रही है और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है। प्रॉपर अगर तरीके से जांच हो जाए तो आप देखोगे इसमें आरएसएस हाथ में आएगा, कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन मिलेंगे इन परीक्षा लीक करने वालों से, बीजेपी के लोगों के मिलेंगे। और आपने देखा कि व्यापम घोटाला जो मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा देश का बड़ा घोटाला है कि उसके तार कहीं ना कहीं ये बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। NSUI ने 24 तारीख को संसद घेराव किया था और आज जो है घेराव किया है युवा कांग्रेस के। क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इतने बड़े, सबसे बड़े दल के रूप में आए हैं? क्या नीट परीक्षा के अगेंस्ट ऐसा कोई प्रदर्शन या कुछ नहीं? उन्होंने डिमांड करी है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे? नहीं, जरूरत पड़ेगी 100% आएंगे, इसमें क्यों, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। अभी जरूरत नहीं समझ रहे क्या? नहीं, अब धीरे धीरे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आप देख रहे हो दिल्ली में भी हो रहे हैं। कांग्रेस पार्लियामेंट नहीं, कांग्रेस है तो इंडिया गठबंधन का ही पार्ट ना, उसमें पार्टिसिपेट संयुक्त रूप से नहीं, संयुक्त रूप से जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी आएंगे। अभी तो पार्लियामेंट में सवाल उठाए गए हैं, पार्लियामेंट में जो जीत के अभी सांसद आए हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी इस मुद्दे पे बात करी है और रखे हैं अपने सवाल। अग्निवीर योजना जो आई थी जी, वो वापस तो नहीं हुई, लेकिन जो उसकी भर्तियाँ हैं वो भी हो चुकी है और होती है आगे भी। तो
देखो लेके जो प्रदर्शन चल रहा है जी। कि इसे रद्द करो, वापस करो, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये हमारे इंडिया गठबंधन की डिमांड थी कि हमारे इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो हम इसे निरस्त कर देंगे और जैसे पहले बहाली होती थी, पक्की नौकरी होती थी, वैसे कर देंगे। तो इसमें कोई दो मत नहीं। अभी हमारी सरकार नहीं आई और सरकार इंडिया गठबंधन की आगे बनने की उम्मीद है कि साल में 6 महीने में अगर सरकार बनेगी। इतने दिनों से पेंडिंग में क्यों रखा, क्या लग रहा है? हरियाणा में चुनाव है इसलिए दोबारा से ये कर्म किया जा रहा है, अग्निवीर को रद्द करो, ये सब चल। नहीं, ये सच्चाई है कि ये अग्निवीर योजना ये देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये तो जो हमारे देश की सीमा पे सुरक्षा कर रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ है। 4 साल की नौकरी, हमारा नौजवान, हमारा जो पढ़ा लिखा है वो 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाएगा और आप 75 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, सांसद बनेंगे। तो जब आपकी सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनने का वादा किया था कि सरकार बनेगी तो हम इसको निरस्त करेंगे, जी। ये लिखित में था आपके जी। लेकिन अगर सरकार नहीं बनी तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, तो हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जो सत्ता है वो इस पर निर्णय ले कि इसको जो इन्होंने अग्निवीर योजना लेके आए इसको वापस ले, हमारी डिमांड रहेगी। चलिए, तो ये थे राकेश राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और फिल्म अभिनेता। इन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।